ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if the coefficient of reinstitution for the collision between the ball and the floor is 0.5. After hitting the floor, the ball rebounds to a height of dash meter. अब इस क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन दिया हुआ है एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से और वो होता है 0.5, है ना। अब ये कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन जो होता है उसका फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन तब आता है जब दो पार्टिकल्स के बीच कोलिजन होता है। तो यहाँ पर हमारी बॉल जो है वो आकर एक फ्लोर से टकरा रही है, तो ये जो आपका अर्थ हुआ, अर्थ का फ्लोर है वो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ जिससे कोलाइड हो रही है और ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये जब पास में आएगी तब इसका कोलिजन होगा और कोलिजन होने के बाद यहाँ पर जब टकराते टाइम जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और टकराने के बाद जब ये अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जाएगी तो इसकी जब जस्ट टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बॉल कुछ हाइट पर होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर जब टकराते टाइम उसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जैसे ही बॉल को फ्लोर पे टकरा कर उछालते हैं तो जब वो रिवर्स डायरेक्शन में आती है तो वो कम हाइट अटेन करती है, तो यहाँ पर थोड़ा एनर्जी लॉस होता है, और नेक्स्ट टाइम जब ये बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो कम हाइट अटेन की है जो हमने लेट की है एच। ठीक है, मतलब इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन इस समय जो बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी उससे कम रहेगी। तो यहाँ पर रहेगी, अगर बॉल का मास m है तो और इस हाइट 20 है तो mgh हो जाएगी, और h की जगह आप 20 मीटर लिख देंगे, और इस केस में हो जाएगा जो बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी टकराने के बाद जो जाती है वो mgh हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब आपकी जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी की पूरी आपकी काय में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, नो एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, उसी को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और लेकिन यहाँ पर जब आप इसका कोलिजन होगा उस टाइम पे कुछ साउंड जनरेट होगी, हो सकता है कुछ हीट प्रोड्यूस हो, तो वो एनर्जी का लॉस हो जाता है, उसके कारण ये जो हाइट अटेंड करती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ना, वो बात अलग हो जाती है, वो यहाँ पर हमको कंसिडरेशन में नहीं भी लेना है क्योंकि हमको ये पता है कि हाइट कम अटेंड होगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए कि mgh जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² हो जाएगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करना तो v² इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh होती है ना। तो यहाँ पर जो हाइट के कारण वेलोसिटी आएगी जो टकराने से जस्ट पहले वो हमने v1 ले लिया, तो v1 इज इक्वल टू √2g इंटू 20, और यहाँ पर जब कोलिजन हो जाता है उसके बाद जो स्पीड रहेगी बॉल की वो हमने v2 ली है, तो v2 इज इक्वल, हमको मालूम नहीं है कितनी हाइट अटेंड करने वाले हैं इसलिए हमने h ले ली है, तो ये हो जाएगा √2gh, और ये वाली जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो होगी स्पीड ऑफ द बॉल एट द टाइम जस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब इनके बीच सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्लोर और बॉल के बीच, और इस स्पीड के टाइम स्पीड एट द टाइम ऑफ अप्रोच होने के मतलब दोनों का कांटेक्ट होने के जस्ट पहले वाली। ठीक है, तो अब ई का आपका फार्मूला आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो दूसरा पार्टिकल है मतलब जो अर्थ है वो तो रेस्ट पे है, तो उसकी स्पीड तो कंसिडरेशन हम करेंगे नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा v2 अपॉन v1, क्योंकि सेपरेशन के टाइम स्पीड जो थी वो आपकी v2 है और अप्रोच के टाइम आपकी स्पीड v1 है ना। तो ये हो गया e इज इक्वल टू v2/v1, ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.5 इज इक्वल टू v2/v1 को अगर आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो v1 की वैल्यू आपकी ये है 2g इंटू 20 का रूट, और ये है 2g इंटू h का रूट, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √h/20, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो h/20 और इधर 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू 5/10 इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर h इज इक्वल टू, इसको 0.5 को लिखा 5/10, इस 0.5 को लिखा 5/10 इंटू 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 2 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा, तो आपकी हाइट जो अटेन करेगा वो 5 मीटर आएगी। ठीक है, अब ये भी जेईई मेंस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 4 ग्राफ दिए हुए हैं जो है फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ, है ना। तो फोर्स टाइम के बीच का ग्राफ में आपको ये इन चारों ग्राफ में बताना है कि सबसे ज़्यादा इम्पल्स किस ग्राफ में होगा, इम्पल्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें जो ग्राफ दिया हुआ है उसके लिए हम थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि आपको फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है कि फोर्स इज इक्वल टू dp/dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब dt का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो f dt इज इक्वल टू dp, f dt मींस फोर्स इनटू टाइम,
इज इक्वल टू डीपी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं। तो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। मतलब यहाँ पर जो हमको ग्राफ दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन में 4 ग्राफ दिए हैं जो फोर्स टाइम ग्राफ है। तो फोर्स टाइम ग्राफ में ग्राफ की जो लाइन है और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो शो करता है इम्पल्स, है ना, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इंटू टाइम। मतलब इसकी जो इस साइड में जा रहा है और इस साइड में जा रहा है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मतलब ये वाला एरिया, ये जो शेडेड एरिया है ना, एरिया अंडर ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इम्पल्स कैसे निकालना पड़ेगा इन चारों ग्राफ का, यहाँ पर हम एरिया निकाल लेंगे ग्राफ और जो गिवन लाइन आ रही है उसका और टाइम एक्सिस के बीच का, है ना। तो आप फर्स्ट पिक्चर में देखिए, फर्स्ट पिक्चर में जो एरिया है ना वो आपको फर्स्ट पिक्चर में एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 0.5 इंटू 1। बी पार्ट में ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फोर्स की वैल्यू 0.5 है और आपके टाइम की वैल्यू 2 है, तो 0.5 इंटू 2। इस तरह से आप थर्ड का एरिया कैलकुलेट करेंगे। थर्ड का एरिया आपका फिर से ट्राइंगल है तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाइट आपकी 0.75 है और बेस 1 है। और सी पार्ट में अगेन ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका 2 है और हाइट 0.5 है। फिर इन चारों का राइट हैंड साइड आप कंपेयर करना, सबसे ज़्यादा एरिया ये बी पार्ट का आता है, इसलिए सो द हाईएस्ट इम्पल्स इन द फिगर, जो भी चारों ग्राफ दिए उसमें से फिगर बी में हाईएस्ट इम्पल्स आएगा क्योंकि आपके एरिया की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। यह क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। अ सॉलिड स्फेयर ऑफ मास 1 kg रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन सरफेस। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 7 × 10⁻³ जूल। द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फेयर इज डैश cm/s। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो क्वांटिटीज जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ हमने लिख ली है कि आपके स्फेयर का मास 1 kg है और इसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 7 × 10⁻³ जूल्स दी हुई है। और आपको एक बात दी हुई है कि ये रोलिंग हो रही है विदाउट स्लीपिंग। मतलब इस यहाँ पर जो स्फेयर है उसमें ट्रांसलेटरी मोशन तो हो रही है, साथ में रोलिंग भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंसिडरेशन में आएगा। अब यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फेयर, और वो भी दैट टू इन cm/s। यहाँ पर जेईई में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना उसमें आपको यूनिट्स वगैरह का काफी ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जूल दिया है, मतलब ये एसआई यूनिट है, ये केजी दिया है एसआई यूनिट, और आपको पूछी जो क्वांटिटी है स्पीड उसका यूनिट इन्होंने cm/s दिया है। मतलब ये यहाँ पर आपकी यूनिट्स का नॉलेज भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या थॉट प्रोसेस यूज करनी है। थॉट प्रोसेस मतलब हम कौन कौन से कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर इस सरफेस पर अगर समझो मूव हो रहा है तो ये स्फेयर इस तरह से रोल भी हो रहा है और शिफ्ट भी हो रहा है। ये शिफ्ट यहाँ से यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर रहेगा, सेंटर ऑफ द स्फेयर में रहेगा, और ये सेंटर ऑफ द स्फेयर में रहेगा। तो चाहे स्फेयर रोल करता रहे लेकिन सेंटर ऑफ मास की तो सिर्फ कैसी मोशन हुई है, आपकी ट्रांसलेटरी मोशन ही हुई है सेंटर ऑफ मास की, है ना। तो आपकी यहाँ पर तो इस तरह से जो स्फेयर आपका मूव हो रहा है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो 2 टाइप की रहेगी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी रहेगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 2 पार्ट में बनेगी। ये जो आपकी ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², और रोटेशनल मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 I ω²। और यहाँ पर जो I है वो I होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेयर, और आपको पता होना चाहिए स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये आपकी थॉट प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपकी दी हुई है 7 × 10⁻³ जूल, और यहाँ पर ये 1/2 mv²। आपको इसकी स्पीड बतानी है सेंटर ऑफ मास की, तो 1/2 mv², वेलोसिटी v ही रहने दिए, प्लस 1/2 I की जगह लिख दिया स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और ω² जो है आपका, जो कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप होता है ω = v/r, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v/r। तो ये यहाँ पर यूज किया है, तो ω² की जगह लिख दिया है v²/r²। तो r² से r² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी 1/2 mv² आ जाएगा, और यहाँ पर तो है ही, तो 1/2 mv² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 2/5 बचेगा। तो इस ब्रैकेट में 1 + 2/5 मतलब ये 7/5 आ जाएगा। ये 7/5 आने के कारण यहाँ से 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, और ये 5 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10⁻³ × 10 मतलब 10⁻², ये v² की वैल्यू है। तो आपके v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट ले लेंगे, 10⁻² मतलब 1/100, तो v² 1/100 है तो v 1/10, और ये यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड, है ना। लेकिन हमको पूछा है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ऊपर 100 लिख देंगे, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 cm/s।
ठीक है, तो ये आज आपने 3 क्वेश्चंस जेईई मेंस के सॉल्व किए हैं यहाँ पर। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक बटन